Another NEET controversy. Second one in just 2 years. क्यों कर रही है ऐसे? पुलिस के दम पे हम कोई घुटने, हम आम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर तुम्हें पता चले कि जिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तुम पिछले 2 साल से कर रहे हो, जिसके लिए कोचिंग की लंबी क्लासेस लिए तुमने और जिसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस तैयारी पर लगा दी, और वो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लावारिस किसी ई रिक्शा पे पढ़े हुए मिले या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे कौड़ियों के भाव में बिक रहे, तो एज अ स्टूडेंट इंडिया में तुम सिर्फ रो सकते हो, क्योंकि उसके अलावा कोई राइट नहीं है तुम्हारा। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का वो हिस्सा है जो पिछले कुछ सालों में एक नेशनल डिजास्टर बन चुका है। तो जिस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं वो है इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट यूजी। नीट पेपर लीक का जब से खुलासा हुआ है, देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। जब हम 2024 के 67 टॉपर्स और मैथमेटिकली इम्पॉसिबल स्कोर्स को देख रहे थे और हैरान हो रहे थे, तब हमें नहीं पता था कि 2026 में पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा और 23 लाख एस्पिरेंट्स की मेहनत एक ही झटके में जीरो हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम यही सवाल पूछेंगे कि इतने बड़े सिस्टम में आखिर इतना बड़ा होल कैसे हो गया कि कोई भी माफिया आकर हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के सपनों को चुरा ले जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। मैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको जिन्होंने इस मैस के होने से पहले ही वार्निंग बेल बजा दी थी, मगर अफसोस उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इंडिया के ऐसे ही अनहर्ड एस्पेक्ट्स को सिंप्लीफाई करते हुए वीडियोस बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए है क्या और ये फेल क्यों हो रही है बार बार। तो देखो, एनटीए को 2017 में बनाया गया था एक बहुत ही साइंटिफिक और ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, जिसका काम था इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम्स को फुल प्रूफ तरीके से करवाना। शुरुआत में इन्होंने 23 एग्जाम्स करवाए, मगर 2023 तक आते आते ये 66 एग्जाम्स करवाने के लिए इन पे बोझ डाल दिया गया। 1.33 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस होते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि एनटीए की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पर तैयार ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनटीए एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है। कोई यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, या एसएससी जैसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से इस पर पार्लियामेंट का सीधा कंट्रोल नहीं रहता, और ना ही सीएजी इसका मैंडेटरी ऑडिट कर पाती है। पर अप्रॉक्स 1.35 करोड़ बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता हो, उसका पूरा गवर्नेंस सिर्फ 14 लोग की एक छोटी सी टीम और डेप्यूटेशन पर आए ऑफिसर संभाल रहे हो, वहां सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स का रिस्क हमेशा बना रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, कोई पार्लियामेंट का सीधा कंट्रोल नहीं है, तो इशू हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में कई ऑटोनॉमस बॉडीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। पर एनटीए कुछ टाइम से कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी, क्योंकि 2024 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, एंड दैट वाज द केस ऑफ हजारीबाग। हजारीबाग का ओएसिस पब्लिक स्कूल इस पूरे स्कैम का एपिसेंटर था। एनटीए ने इस स्कूल को एग्जाम सेंटर बनाया था। इस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को एनटीए ने हजारीबाग का सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाया, यानी पेपर की हिफाजत और उन्हें सिक्योर करने की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। सीबीआई की चार्जशीट में ये क्लियरली लिखा है कि 5 मई 2024 की सुबह जब क्वेश्चन पेपर के सील्ड स्टील बक्से स्कूल के कंट्रोल रूम में पहुंचे, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने मिलकर कानून तोड़ा। उन्होंने इस साजिश में अपने मास्टरमाइंड पंकज कुमार को कंट्रोल रूम में घुसने की इलीगल परमिशन दी। पंकज कुमार अपने साथ एक सोफिस्टिकेटेड टूल लेकर आया था। उसने बड़े आराम से ट्रंक के लॉक्स खोल दिए, सब कुछ टैंपर किया, क्वेश्चन पेपर निकाला और उसकी फोटोज खींच ली। इसके बाद उसने ट्रंक को वैसे ही बंद कर दिया ताकि किसी को भी शक ना हो। फोटोज खींचना तो एक सिर्फ पहला स्टेप था, असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। पंकज ने वो फोटोज अपने नेटवर्क को भेजा। हजारीबाग और पटना में पहले से ही एम्स पटना, रिम्स रांची और भरतपुर के मेडिकल कॉलेजेस के ब्रिलियंट एमबीबीएस स्टूडेंट्स को एज सॉल्वर्स बुलाया गया था।
इन सॉल्वर्स ने सुबह सुबह ही पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया। पेपर सॉल्व होने के बाद उन आंसर्स के प्रिंटआउट्स निकाले गए। हजारीबाग और पटना के कुछ सीक्रेट लोकेशन जैसे पटना के एक प्ले स्कूल में पहले से ही उन स्टूडेंट्स को ठहराया गया था जिन्होंने लाखों रुपए दिए थे इस पेपर के लिए। एग्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले इन स्टूडेंट्स को वो सॉल्व्ड आंसर्स दिए गए और उन्हें उन आंसर्स को रट्टा मारने को कहा गया। बिहार पुलिस को पटना का एक सेफ हाउस से आधा जला हुआ पेपर मिला। जब उस जले हुए पेपर के सीरियल नंबर और बुकिंग कोड्स को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो स्पेसिफिक बुकलेट हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को अलॉट की गई थी। बस वहीं से पूरी कड़ी खुली और सीबीआई ने हजारीबाग पहुंचकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सॉल्वर समेत लगभग 40-50 लोगों को अरेस्ट। नीट का पेपर जो इतना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए वो रांची एयरपोर्ट से हजारीबाग के ब्लू डार्ट ऑफिस तक एक प्राइवेट ड्राइवर लेके जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ब्लू डार्ट के एम्प्लॉयज ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाते हुए उस पेपर्स के बॉक्स को एक रैंडम ई रिक्शा वाले को पकड़ा दिया और कहा कि भाई इसे बैंक में जाकर जमा करके। ये 2 किलोमीटर की जर्नी बिना किसी सुपरविजन के तय की गई और इसी बीच में पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ओएसिस स्कूल पहुंचने तक पेपर के एनवेलोप पर एक बहुत ही प्रिसाइज कट लगा हुआ था जिसे एनटीए के ऑब्जर्वर्स ने नोटिस ही नहीं किया। यहाँ तक कि डिजिटल लॉक्स जो दोपहर 1:15 बजे खुद खुलने चाहिए थे वो खुले ही नहीं और उन्हें कटर की मदद से खोलना पड़ा जिसने पेपर लीक के सबूतों को मिटाने में मदद की। जब हम इतनी बड़ी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तब हमारे देश के सबसे बड़े एग्जाम का पेपर एक ई रिक्शा पर लावारिस घूम रहा होता है। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि ऑटोनॉमस बॉडी है एनटीए, उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर पाए, तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्लियरली स्टेट करती है कि एनटीए ने पिछले 6 सालों में स्टूडेंट्स की फीस से लगभग 3,513 करोड़ रुपए कमाए और इनका खर्चा हुआ लगभग 3,065 करोड़, मतलब 448 करोड़ का सरप्लस फंड्स पड़ा था। लेकिन इस फंड का इस्तेमाल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने या अपने परमानेंट सेंटर्स बनाने में नहीं यूज किया गया, बल्कि ये एजेंसी लगातार थर्ड पार्टी वेंडर्स पर डिपेंडेंट रही और आउटसोर्स्ड मैन पावर पर डिपेंडेंट रही। तुम शॉक हो जाओगे ये जान के कि एनटीए ने ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जो पहले से ही दूसरे स्टेट्स में बैकलिस्टेड थी या जिन पर शेडी काम करने का शक था। मतलब जब तुम्हारे पास 448 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा पड़े तो तुम सरकारी स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में अपना परमानेंट सिक्योर सेंटर्स क्यों नहीं बना सकते? क्यों हमें प्राइवेट कंप्यूटर लैब्स या स्कूल्स के भरोसे रहना पड़ता है जहां सीसीटीवी तक ढंग से नहीं काम करता? आईआईएससी बैंगलोर की एक ऑडिट रिपोर्ट ने तो यहां तक एक्सपोज कर दिया था कि सेंटर्स पर 100% सीसीटीवीज नॉन फंक्शनल थे। फिर किस बात की सिक्योरिटी या किस बात का जीरो एरर पॉलिसी है? और ये सब 2024 में हुआ, जिससे एनटीए को बहुत कुछ सीखना चाहिए। पर नहीं, 2026 में भी पेपर लीक हो गया और वो भी एडवांस लेवल पे, जहां फिजिकल चोरी के साथ साथ डिजिटल धांधली भी मिली हुई थी। राजस्थान के एसओजी ने पकड़ा कि एक गेस्ट पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट हो रहा था जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के असली एग्जाम पेपर से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैच कर रहा था। ये लीक इतना बड़ा था कि एक स्टूडेंट को बिना पढ़े सिर्फ वो क्वेश्चंस रटने पर लगभग 600 मार्क्स मिल सकते थे। इस पेपर को 5 से 25 लाख रुपए में बेचा जा रहा था और इसका नेटवर्क जयपुर, सिकार, गुड़गांव से लेकर नासिक और पुणे तक फैला हुआ था। इस बार एक पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर और एनटीए के पैनल के एक रिटायर्ड प्रोफेसर निकले जिन्होंने ये सब किया धरा था, जिसने सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की गंदी नीयत एक्सपोज कर दी है। जब सवाल उठता है कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं, तो पहले तो इनकार कर दिया गया, लेकिन जब मैचेस मिलने लगे तो 23 लाख एस्पिरेंट्स की मेहनत को एक पल में रद्द कर दिया गया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि उन बच्चों पर क्या गुजरती है जो रिमोट एरिया से ट्रैवल करते हैं, होटल का खर्चा देकर आते हैं एग्जाम देने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि पेपर तो पहले से ही व्हाट्सएप पर बिक चुका है। एक्सपर्ट रिपोर्ट्स ने इसका सोल्यूशन बहुत पहले ही बता दिया था। इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर सिर्फ धूल झोंकी जा रही थी। के राधाकृष्ण कमेटी ने साफ तौर पर रेकमेंड किया था कि हमें पेन एंड पेपर मोड छोड़कर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि जेई में होता है। इन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल का सुझाव भी दिया था जिसे कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर पीपीटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि पेपर फिजिकली ट्रांसपोर्ट नहीं होता बल्कि एनक्रिप्टेड डिजिटल फॉर्म में होता है, सर्वर पर भेज दिया जाता है और एग्जाम शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही वहाँ प्रिंट होता है। इससे वो रास्ते वाला ई रिक्शा वाला डर और प्रिंटिंग प्रेस वाला लीक सब खत्म हो जाता है। पर अफसोस,
एनटीए ने इसे ये कहकर टाल दिया कि ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और रूरल बच्चों को दिक्कत होगी। मतलब रूरल बच्चों के लिए पेपर लीक होना ज़्यादा कष्टदायी है या उनके लिए बेसिक कंप्यूटर सीखना। 2026 तक आते आते इन रिकमेंडेशंस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और नतीजा हमारे सामने है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एनटीए को ये भी वार्न किया था कि उन्हें अपना एक परमानेंट कैडर बनाना चाहिए, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज होने चाहिए आपके। आज एनटीए के ज़्यादातर स्टाफ डेप्यूटेशन पर हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनकी कोई लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक एजेंसी के पास खुद के वफादार और ट्रेंड एम्प्लॉयज नहीं होंगे तब तक कल्चर ऑफ सीक्रेसी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। कमेटी ने यह भी कहा कि ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स की एक नेशन वाइड लिस्ट होनी चाहिए ताकि एक जगह धांधली करने वाली कंपनी दूसरी जगह वही धांधली ना कर पाए। मगर हालत यह है कि वही पुराने प्लेयर्स नाम बदल बदल कर आ रहे हैं और सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठा रहे हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं। एनटीए के पास सरप्लस फंड्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो 23 लाख बच्चों के सपनों को प्रोटेक्ट कर सके। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं है, ये हमारे देश के भरोसे का भी एक बहुत बड़ा लीक है। जब तक एनटीए को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिलता, जब तक इसका सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता और जब तक राधाकृष्ण कमेटी की डिजिटल रिकमेंडेशंस को इमीडिएट इफेक्ट पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तब तक हर साल यही ड्रामा चलता रहेगा। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां मेहनत करने वाले को उसका हक मिले और चोरी करने वाले को 10 साल की सजा मिले और करोड़ों रुपए भी जुर्माने में देने पड़े। सिर्फ लॉ में ना लिखा रहे, एक्चुअली कागजों पे नहीं, एक्चुअली ये चीजें हों। ये लड़ाई लंबी है क्योंकि ये एजुकेशन माफिया बहुत डीप फैले हुए, लेकिन अगर आज हमने सवाल नहीं पूछा तो कल फिर से किसी ई रिक्शा पर हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य लावारिस मिलेगा। हमें अपने सिस्टम से जवाब मांगना होगा कि जब हमारे पास सॉल्यूशंस पहले से ही रिपोर्ट्स में मौजूद थे तो इतने साल तक उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया गया और किसके इशारे पर करियर के साथ खिलवाड़ की गई। ऐसे सवाल हम पूछते रहेंगे और अगर आपका साथ बना रहा तो आवाज़ और बुलंद होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।